डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के क्लास 7 के अध्याय 7 जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है, किस आदिवासी समूह ने असम में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी? खोखर, अहोम, गोंड या बंजारा? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमने यह देखेंगे कि किस प्रकार से जनजातियों का और जनजातीय समाज का उदय हुआ था। जिस प्रकार से हम देख रहे थे, हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि हमारे समाज में कई प्रकार का उदय और पतन चल रहा था। नए नए प्रकार के कलाएं, दस्तकारी, उत्पादक गतिविधियां, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कई प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे और अलग अलग तरीके से चीज़ें विकसित हो रही थी। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि उपमहाद्वीप में समाज बड़े वर्ग के अनुसार विभाजित था। यहाँ पर लोग ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों को स्वीकार करते थे। इससे अमीर, गरीब और ऊंच और नीच का फासला बढ़ा था। इसके साथ जब मुसलमानों अर्थात सुल्तानों और मुगलों का शासन आता है, तब यह समाज और जटिल हो जाता है। फिर हम आते हैं जनजातीय समाज की तरफ। हम यह देखते हैं कि जनजातीय समाज में जो लोग होते थे वह ब्राह्मणों द्वारा सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे, ना ही वह इस तरीके के वर्गों में विभाजित होते थे। ऐसे समाजों को अधिकतर जनजातीय कहा जाता था। यह जो जनजाति होते थे, यह अपने नातेदारी के बंधन से जुड़े रहते थे। यह अधिकतर अपनी खेती से अपना जीविका चलाते थे। कुछ लोग शिकारी होते थे, संग्राहक होते थे, पशुपालक होते थे। यह लोग, कुछ जनजातियां खानाबदोश भी होती थी, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती थी। हमने यह देखा है कि यह प्रायः अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग करते थे, अर्थात ये बहुत छोटी सी जगह में अपने कुछ लोगों के समूह के साथ रहते थे। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिला है कि कुछ लोग भूमि और चारागाहों दोनों पर नियंत्रण रखते थे। और एक और देखने योग्य बात है कि यहाँ पर ये लोग अपने नियम खुद बनाते थे और उसी के अनुसार अपना कार्य पूरा करते थे। यहाँ पर भी कई बार जातीय विभाजन के आधार पर कई प्रकार के शक्तिशाली समाजों से इनका टकराव भी होता था। लेकिन यह देखने योग्य बात है कि इन जातियों ने अपनी आज़ादी को हमेशा बरकरार रखा है और अपनी संस्कृति को बचा के रखा है। हम फिर ये देखते हैं कि जनजातीय लोग कौन होते थे। जनजातीय लोगों के बारे में हमें काफ़ी कम जानकारियाँ मिली हैं। कुछ लोगों के बारे में छोड़ दें तो हमें जनजातीय लोगों के कुछ लिखित दस्तावेज भी नहीं मिलते हैं। लेकिन यह लोग अपने रीति रिवाजों को, मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार भी इस परंपरा को लिखने, इस इतिहास के बारे में लिखने की उन्हीं वाचिक परंपरा, मतलब जो बोली गई भाषा या फिर जो बोले गए लोगों की बातें हैं, उनका ही प्रयोग करते थे। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता है। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का इलाकों पर, बड़े इलाकों पर नियंत्रण रहता है, जैसे कि पंजाब में खोखर जनजाति, इसके साथ साथ गख्खर जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और मुल्तान और सिंध में मुगलों के अधीन किए जाने से पहले लंगा और अरघुन, यह जनजातियों का भी बहुत ही ज़्यादा अत्यंत प्रभुत्व था। इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में भी एक विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी, जो कि थी बलोच। यह लोग अलग अलग मुखिया और कई छोटे छोटे कुल में बटे हुए थे। पश्चिम हिमालय में भी एक प्रकार की गड़रियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नागा, अहोम और कई प्रकार की अन्य जनजातियों का बोलबाला था। इसके साथ साथ आज के बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं शताब्दी तक अनेक प्रकार की जनजातियों का उदय हो चुका था। यहाँ पर ये जनजातियाँ, इन जनजातियों से लोग जैसे कि चेर लोगों पर हमला करते थे और उनसे लूटपाट भी करते थे। इन लोगों ने कहीं कहीं किले भी बनाए हैं और इस पर जनजातियों ने अपना अधीनस्थ भी बना रखा है, जैसे कि संथाल, मुंडा, ये जनजातियां जो कि बहुत ही प्रमुख थी उड़ीसा और बंगाल की। इसके साथ हम यह देखते हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेराद और कई अन्य जनजातियां रहती थी। कोली लोग गुजरात के भी कई इलाकों में रहते हैं। कुछ और दक्षिण में हमें कोरगा, वेतर, मारवाड़ और अन्य प्रकार की जनजातियों की आबादी मिलती है। भील अभी तक की सबसे बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई है। 16वीं शताब्दी के अंत तक इन्होंने कई
जगह पर बस चुके थे और यह कई जगह पर खेतिहर और जमींदार भी बन गए थे। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि मौजूदा समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति के लोग भी बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। फिर हम ये देखते हैं कि खाना बदोश और घुमंतू लोग, मतलब जो घुमक्कड़ लोग होते थे, वह रहते कैसे थे। खाना बदोश लोग चरवाहे अपने जानवरों के साथ साथ दूर दूर तक घूमते थे। इनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर करता था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के साथ ऊन, घी का विनिमय करते थे। अर्थात मतलब एक तरीके से इनका जो बाजार की जो प्रणाली थी वो इसी प्रकार से थी। और कुछ लोग अपने जानवरों से सामान की ढुलाई का भी कार्य करते थे और आते जाते जगह पे वो अपने सामान की खरीद फरोख्त ऐसे ही करते थे। बंजारा लोग एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का इस्तेमाल करके ही अपने बाजारों तक अनाजों की ढुलाई का कार्य किया है। इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि यह व्यापार में और अनाज के व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कई पशुचारी जनजातियां जो पशुओं का पालन करती थी, वह घोड़े, मवेशी जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों को उन्हें बेचने का काम किया करती थी। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि जो भिक्षुक लोग होते थे वह भी घुमंतू सौदागर का काम करते थे। नर्तक, गायिका और अन्य तमाशा बीन को भी जो जातियां होती थी वह भी अपने कला के प्रदर्शन के लिए यहाँ वहाँ आते रहते थे। फिर हम आते हैं बदलते समाज, नई जातियां और श्रेणी की ओर। समय के साथ साथ समाज और अर्थव्यवस्था की ज़रूरत बदलती गई। वह यहाँ पर नए नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वन के भीतर छोटी छोटी अन्य जातियां भी उभरने लगी थी। हम देखते हैं कि कई जगह उपजातियों की धारणा सामने आई थी, जैसे कि ब्राह्मणों में भी नई जातियां सामने आई थी। दूसरी जगह हमने यह भी देखा कि कई जनजातियों, सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया था और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया था। जैसे कि शिल्पियों में सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों के द्वारा जातियों की मान्यता दे दी गई थी। वर्ण के बजाय जाति अब समाज के संगठन का आधार बन गई थी। 11वीं से 12वीं शताब्दी तक हम यह देखते हैं कि क्षत्रियों के बीच भी नए गोत्रों की ताकतों में भी काफ़ी इजाफा हुआ था। जैसे कि हूण, चंदेल, चालुक्य और अन्य दूसरी परंपराओं से भी आने वाले लोगों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रवेश कर लिया था। इन्होंने पुराने शासकों की भी जगह ले ली थी। विशेषतः वहाँ पे जहाँ पे कृषि का जो क्षेत्र होता था वहाँ पे इन्होंने काफ़ी जगह ले ली थी। फिर हम यह देखते हैं कि राजपूत गोत्रों के उदाहरण का अनुसरण जनजातियों ने भी किया था। उसके बाद ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का प्रमुख हिस्सा बन गई थी, लेकिन कुछ नहीं बन पाई थी। जो अभी भी छोटी जातियाँ या अभी भी जो जनजातियों के उसमें ट्राइब में रह गई हैं वह अलग ही रह गई थी। हम यह देखते हैं कि पंजाब, सिंध और उत्तरी पश्चिम सरहद में कई प्रभुत्वशाली जनजातियों ने इस्लाम को अपना लिया था। फिर इन्होंने यह जाति व्यवस्था को हमेशा की तरफ नकारते रहते थे। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में। पहले जानते हैं गोंड के बारे में। गोंडवाना नामक एक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। यह स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल के कृषि करते थे। मतलब एक जगह खेती करी, फिर वहाँ की भूमि का उपयोग किया। जब वह भूमि बंजर हो गई तो फिर दूसरी जगह पर जाके खेती करते थे। यह जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय हमने यह देखा है कि दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उस समय कुछ गोंड राजा छोटे गोंड सरदारों पे हावी होने लगे थे। हमने यह देखा है कि अकबरनामा में यह उल्लेखित है कि उस समय गोंड राज में 70,000 गांव थे। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रित हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित हो रहे थे और हर गढ़ में कुछ खास हिस्सों में गोंड कुल का नियंत्रण रहता था। हमने यह देखा है कि बड़े राजाओं के उदय ने गोंड साम्राज्य के चरित्र को बिल्कुल बदल दिया है। उन्होंने उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और उनसे अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत होती थी। इसलिए हमने यह देखा कि एक शासक ने संग्राम की उपाधि धारण की थी और उसके पुत्र ने फिर चंदेल की एक राजपूत राजकुमारी से विवाह किया था।
गणकंटका एक बहुत समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने में अच्छा खासा व्यापार किया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया था तो उन्होंने उनसे लूट में काफ़ी ज़्यादा बेशकीमती सिक्के और हाथी प्राप्त किया था। फिर हम ये देखते हैं कि गणकंटका के पतन के बाद गोंड राज काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और फिर इन्होंने अधिकतर जो संघर्ष किया था बुंदेलों और मराठों के खिलाफ, उसमें यह असफल रहे थे। फिर हम आते हैं अहोम की तरफ। अहोम लोग म्यांमार से आकर 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र में आकर बस गए थे। इनमें से कुछ लोग भूस्वामी लोगों की अपनी पुरानी राजनीतिक व्यवस्था की तरफ चलते थे। वहाँ पर हमने यह भी देखा है कि यहाँ पर चुटियों और को जहाज़ों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया गया था। यहाँ पे अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया गया था। अहोमों ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया था, जिन्होंने 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले ही आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया। 1660 आते आते यह बारूद और तोपों के मामले में काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो गए थे। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर करता था। राज्य के अधिकतर लोगों से जबरन काम लिया जाता था और यह पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में जनगणना भी की जाती थी, जिससे एक लिमिटेड आधार पर पाइक भेजना हर गांव वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता था। यहाँ के सभी वयस्क पुरुष को सेनाओं में अपनी सेवा देनी ही पड़ती थी और ये केवल युद्ध के समय होता था और दूसरे समय वह बांध, सिंचाई आदि के कार्य करते रहते थे। हमने यह देखा कि 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध आते आते इनका प्रशासनक बिल्कुल ही केंद्रीकृत हो गया था। अहोम शासक काफ़ी कुलों में विभाजित था। इन्हें खेल कहा जाता था। यहाँ पर दस्तरकारों की बहुत कम जातियाँ होती थीं। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन उसके बाद जब ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा है तो इन्होंने मंदिरों और ब्राह्मणों को भी अपनी भूमि अनुदान की है। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। इसमें इन्होंने कवियों, विद्वानों और पंडितों को भूमि दान की है। नाटक कला में काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है। बुंजई नामक ऐतिहासिक कृत को सबसे पहले अहोम भाषा में लिखा गया है। जिस युग की हम चर्चा अभी करते आए हैं वह उस युग में उपमहाद्वीप में अनेक परिवर्तन आए थे। वर्ण से समाज जाति पे आ गया था। यहाँ पे नए नए प्रकार की जीविकाएं उत्पन्न हुई थी। लोगों ने नए नए प्रकार के धर्म अपना आर्थिक कार्य करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा हम यह देखते हैं कि कई लोगों ने जाति व्यवस्था और हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया था। आइए आते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न था कि किस आदिवासी समूह ने असम में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका उत्तर है अहोम। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।